everyone, this is Simran. Welcome back to our YouTube channel IGNOU E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम अपनी यूनिट 5 को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक, जिसके अंदर आपके आते हैं कंटिन्यूअस एंड आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल्स. इससे पहले ऑलरेडी हम कंपैरेटिव स्केल को पूरा डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है उनको जरूर देख लीजिएगा. उसका लिंक मैं आपको आई बटन में शेयर कर दूंगी. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमने अपने प्रीवियस सेशन में यहाँ तक डिस्कशन किया था और मैंने आपको बताया था कि नॉन कंपैरेटिव स्केल क्या होती हैं और इनको मेट्रिक स्केल क्यों कहा जाता है. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल एंड आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल के बारे में. ठीक, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल के बारे में. सो कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल को हम ग्राफिक रेटिंग स्केल भी कहते हैं. ठीक है, इन विच द रेस्पोंडेंट्स रेट द ऑब्जेक्ट बाय प्लेसिंग अ मार्क एट द एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन अ लाइन दैट रन्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑफ द क्राइटेरिया वेरिएबल टू अदर. तो सिंपली ये क्या होती है, एक लाइन है. अब ये लाइन आपके हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है. ठीक है, और आपके इस लाइन के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, अभी एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे लेबल किया जाता है ये हम एग्जांपल में समझेंगे. ठीक, तो इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं और जो आपका रेस्पोंडेंट होता है उसको यहाँ पर बोला जाता है रेट करने के लिए. ठीक है, जैसे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है या कोई भी चीज का ओपिनियन जानना है तो उसके लिए उसको यहाँ पे रेटिंग प्रोवाइड करनी होती है. ठीक, और जो पर्सन है उसको जैसा सेटिस्फैक्शन होता है, जैसा उसका ओपिनियन है वो उसका आपसे क्या करता है, रेट करता है. एक तरीके से कह सकते हैं कि मार्क करता है. ठीक है, जैसे यहाँ मार्क करा, यहाँ मार्क करा. मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है हाईली सेटिस्फाइड फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, यहाँ लिखा हाईली सेटिस्फाइड, यहाँ लिखा है डिससेटिस्फाइड. ठीक, अब अगर नियरेस्ट यहाँ पे मार्क करेगा इसका मतलब है कि जो आपका रेस्पोंडेंट है वो डिससेटिस्फाइड है. अगर यहाँ पास कहीं मार्क करेगा इसका मतलब ये है कि वो हाईली सेटिस्फाइड है. ठीक है, तो इस तरीके से पोजीशंस मार्क करी जाती हैं लाइन पे. ठीक, thus the respondents are not restricted to selecting from the marks previously set by the researcher. तो यहाँ पर जो आपका रेस्पोंडेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको जैसा अपना सही लगता है उसके हिसाब से वो यहाँ पे ओपिनियन देता है और मार्क करता है. ठीक है, so the form of continuous scale may vary considerably. For example, the line may be horizontal or vertical, जैसे मैंने आपको बताया. स्केल पॉइंट भी हो सकते हैं और in the form of numbers और brief description, जैसा भी प्रोवाइड किया गया हो. आपका ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, स्केल पॉइंट्स भी हो सकते हैं जहां पर हमने स्केल प्रोवाइड किया हो या कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हो, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे नंबर्स में डिवीजन कर सकते हैं. तो कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है इसका. ठीक, द स्केल पॉइंट्स इफ प्रोवाइडेड मे बी फ्यूअर मैनी. अब अगर हमने स्केल पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं तो वो ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से अपने रेस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स लेना है. ठीक है, once the respondent has provided the rating, the researcher divides the line into as many categories as desired and assigns scores based on the categories into which the rating falls. मैंने आपको ये बताया कि ये अगर एक लाइन है, इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं. ठीक है, मान लेते हैं कि आपका जो रेस्पोंडेंट उसने यहाँ मार्क किया, एक लाइन यहाँ पे हमारे पास, उसने यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया. ठीक, इसके बाद क्या करते हैं, इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है, इसको जब फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है उसके बाद इनकी कैटेगरीज फॉर्म की जाती हैं. ठीक है, कैसे फॉर्म की जाती हैं अभी एग्जांपल समझ लेते हैं. जैसे यहाँ पर आपका एग्जांपल दिया है मैट्रेसेस का. तो एक मैट्रेसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल यहाँ पर यूज किया. किस लिए, टू नो द लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन फॉर इट्स न्यू कॉम्फी बेडिंग. ठीक है, इन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उनको ये देखना है कि उनके जो कस्टमर्स है वो कितना ज्यादा सेटिस्फाइड है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लाइन ली और इसके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स बनाए. ठीक है, इसका ये वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन 3 है. ठीक है, इतना आई होप समझ में आ गया होगा. जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स है यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या लिखा, हाईली डिससेटिस्फाइड, और यहाँ लिखा है आपका हाईली सेटिस्फाइड. ठीक, अब जो रेस्पोंडेंट है उससे बोला जाएगा कि आप अपना यहाँ पर ओपिनियन दीजिए. तो जो रेस्पोंडेंट है उसने यहाँ पर लाइन पर क्या किया है, मार्क कर दिया है. ठीक, अब यहाँ पर रिसर्चर क्या करेगा, इस लाइन को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड
करेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे डिवाइड किया गया है। अगर हम यहाँ पर आए वर्जन 3 की तरफ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले लिखा है हाईली डिससैटिस्फाइड और यहाँ पे लिखा है हाईली सैटिस्फाइड। ठीक है, रेस्पोंडेंट ने यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स दे दिया है। अब रिसर्चर ने इसको फर्दर डिवाइड किया। डिवाइड कैसे किया गया है, सबसे पहले लिखा है क्वाइट डिससैटिस्फाइड, नेक्स्ट यहाँ पर डिससैटिस्फाइड, फिर सैटिस्फाइड, क्वाइट सैटिस्फाइड एंड हाईली सैटिस्फाइड। ठीक है, तो एक लाइन को क्या कर दिया गया है, फर्दर डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, और आप ये भी देख रहे हैं कि इनको न्यूमेरिकल वैल्यूज भी असाइन कर दी गई है। ठीक है, तो यही होती है आपकी कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल। तो अगर हम यहाँ पे इसके की पॉइंट्स देखें, तो इसके की पॉइंट्स क्या निकल के आते हैं। सबसे पहली चीज ये कि इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। ठीक है, दूसरी चीज, जो आपका रेस्पोंडेंट है, रेस्पोंडेंट विल रेस्पॉन्स फर्स्ट। ठीक है, आपने देखा ना, अभी हमने ये डिस्कस भी किया था कि जो लाइन है सबसे पहले यहाँ पे रेस्पोंडेंट क्या करेगा, अपना रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, दैट द रिसर्चर divides the line in different categories। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, और लास्ट में इस डिवीजन के होने के बाद उनको स्कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इनके स्कोर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, और ये स्कोर इसीलिए दिए जाते हैं ताकि हम इनके ऊपर आगे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। ठीक है, सो आई होप आपको कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली ये स्केल क्या कहती है। अब चलते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट। हमने देखा बहुत ही इजी है, सिंपल, आपको एक लाइन बनानी है, उसके बाद प्लॉटिंग करनी है और उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके उनको स्कोर्स असाइन करना है ना, तो इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट। बट हाउएवर द स्कोरिंग इज बर्डनसम एंड रेकलेस। लेकिन जो हमने स्कोर्स प्रोवाइड किए थे वो बर्डनसम हो सकता है कि आप प्रॉपर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग स्कोर्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, और अगर आपने स्कोरिंग प्रॉपर नहीं दी है तो जो स्केलिंग हुई है वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, ऑल्सो दीज रेटिंग स्केल्स प्रोवाइड लिटिल इन्फॉर्मेशन। अब जो हमारी रेटिंग स्केल्स हैं ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऑब्वियस सी बात हमको नहीं देती है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो हमने यूज किया है, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पे लिखा है क्वाइट सैटिस्फाइड। अब क्वाइट सैटिस्फाइड मेरी नजर में हो सकता है सैटिस्फाइड के ही इक्विवेलेंट हो, हाईली सैटिस्फाइड के इक्विवेलेंट हो सकता है आपकी नजर में इसकी डेफिनेशन कुछ अलग हो। ठीक है, तो ये हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, क्योंकि ये कैसा है, हमारा क्वालिटेटिव इन नेचर है ना कि क्वांटिटेटिव, तो हम एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं बता सकते, इसलिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको कम मिलती है। ठीक, देयरफॉर द कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल हैज लिमिटेड यूज इन द मार्केटिंग research. Despite the limitations due to the increased popularity of computer-assisted personal interviewing, a technique wherein the respondent and the interviewer give answers via computers, the use of continuous scaling technique has been increased. तो आपके जो CAPI मॉडल है इसकी वजह से जो कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल है ये ज्यादा यूज की जाती है, डिफरेंट लिमिटेशंस होने के बावजूद भी, कि जो स्कोरिंग है इसकी बर्डन सम हो सकती है, रेकलेस हो सकती है, हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, लिमिटेड एक्सेस है, उसके बाद भी इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। So in an itemized rating scale, the respondents are provided with a scale that has number or brief description associated with each category. The categories are ordered in terms of scale position and the respondents are required to select the specified category that best describe the object being rated. तो यहाँ पर सिंपली क्या किया जाता है, जो respondent है उसको यहाँ पे एक description दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसे क्या करना होता है, स्केलिंग करनी होती है, स्केल्स प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, अब ये आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल डिफरेंट फॉर्म्स में की जाती है। ठीक है, ये आपका ग्राफिक स्केल भी हो सकती है, वर्बल स्केल भी हो सकती है और न्यूमेरिक स्केल भी हो सकती है।
ग्राफिक मतलब हम इमेजेस पिक्चर्स के थ्रू, ठीक। जैसे अगर यहाँ पे देखिए पर्सन स्माइल कर रहा है, इसका मतलब है ये फेवरेबल है। अगर कोई रिएक्शन नहीं है या ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब इनडिफरेंट। और एकदम ही उदास है तो इसका मतलब है अनफेवरेबल। तो हम ग्राफिक्स के थ्रू या फिर इमेजेस के थ्रू भी यहाँ पे स्केलिंग कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करें अगर हम वर्बल स्केलिंग की, तो आप इससे देख के समझ सकते हैं कि जो पर्सन है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, ठीक है। बीच में हो सकता है पर्सन कुछ हद तक ही सेटिस्फाइड हो। यहाँ पर पर्सन क्या पता चल रहा है, नीदर सेटिस्फाइड नॉर डिससेटिस्फाइड, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो कैटेगरी है वो समवॉट डिससेटिस्फाइड हो सकती है, और यहाँ पर अनफेवरेबल है तो ये कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड है, ठीक। तो वर्बल स्केल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है, स्केलिंग की जा सकती है। अब बात कर ले अगर हम न्यूमेरिक स्केल की, तो यहाँ पे आपका ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। आप जैसे जैसे यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं देखिए नेगेटिव साइन दिखा रहा है, और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। इसका मतलब अगर कोई रेस्पोंडेंट है उसने अगर यहाँ पर कहीं रेट किया है तो इसका मतलब ये है कि वो फेवरेबल कंडीशन में है, और अगर नेगेटिव जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अनफेवरेबल कंडीशन में है, या फिर वो अपना जो ओपिनियन दे रहा है वो नेगेटिव सेंस में है, ठीक है। तो इन तीन तरीके से यहाँ पे क्या किया जाता है, आपकी जो स्केलिंग है वो की जाती है, ठीक। देखिए यहाँ पर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या फिर कह सकते हैं हम डिफरेंट कैटेगरीज के बेसिस पे क्या किया जा रहा है, स्केलिंग किया जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि किसी प्रोडक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कोई प्रोडक्ट आपका है XYZ, ठीक, उसकी क्वालिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको क्या स्केल दी हुई है, एक्सीलेंट, गुड, नॉट डिसाइडेड, पुअर और वर्स्ट। तो जो भी आपका रेस्पोंडेंट है उसको जैसा भी ओपिनियन होगा उसका, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, यहाँ पे रेट करेगा, ठीक। नेक्स्ट बात करें अगर इम्पोर्टेंस की, तो हो सकता है किसी के लिए कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, किसी के लिए ठीक ठाक इंपॉर्टेंस रखता हो, किसी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे वो ना हो, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता और बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या कैटेगरीज के बेसिस पर आगे स्केलिंग की जाती है, ठीक। जैसे नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें लेवल ऑफ अग्रीमेंट की, तो आपने सुना ही होगा कि कोई अगर स्टेटमेंट दिया है या कोई डिस्क्रिप्शन दिया है तो कई बार आपसे पूछा जाता है दैट यू स्ट्रांगली अग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री, और उसके बीच में भी होता है जैसे आपको समवॉट अग्री, नीदर अग्री नॉट डिसअग्री, समवॉट डिसअग्री, है ना। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, फर्दर डिवीजन किया जाता है, और आपको इन्हीं के बेसिस पे अपना ओपिनियन बताना होता है, अपना ओपिनियन देना होता है, ठीक। अब जो आपकी आइटमाइज्ड स्केल है इसको 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके अंदर 3 स्केल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपकी लिकर्ट स्केल, ठीक। नेक्स्ट है हमारी डिफरेंशियल स्केल, जिसको हम सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल कहते हैं, और थर्ड है हमारी स्टेपल स्केल, ओके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लिकर्ट स्केल की। So a Likert scale is a scale used to measure the attitude wherein the respondents are asked to indicate the level of agreement or disagreement with the statement related to the stimulus object. तो देखिए जो आपकी Likert scale है, इनको डेवलप किसने किया था, रेंजिस लिकर्ट, इन्हीं के नाम पर ही पड़ी है ये लिकर्ट स्केल। और ये आपकी 5 रिस्पॉन्स कैटेगरी स्केल होती है, रेंजिंग फ्रॉम स्ट्रांगली डिसअग्री टू स्ट्रांगली अग्री, ठीक है। तो इनको 5 रिस्पॉन्सेज में कैटेगराइज किया गया है, ओके। The purpose of a Likert scale is to identify the attitude of a person towards the given stimulus object by asking them the extent to which they agree और डिसअग्री विद देम, ठीक है। तो जो लिकर्ट स्केल है उसका बेसिक पर्पस क्या है कि जो पर्सन है या रिस्पोंडेंट है उसका एटीट्यूड जानना टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस, ठीक है। आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया, आपने कोई ऑब्जेक्ट दिया है, या फिर आपने कोई सिचुएशन दी है, कोई सिनेरियो दिया है, उस पर्टिकुलर सिनेरियो के बेसिस पर पर्सन का क्या एटीट्यूड है, वो कितना अग्री करता है, कितना डिसअग्री करता है, ये हमारी बताती है लिकर्ट स्केल, ठीक। When the respondents are presented with the questionnaire containing the set of statements to rate their attitude towards the object, तो यहाँ पे जो respondent है उसको questionnaire प्रोवाइड किया जाता है, bunch of questions दिए जाते हैं, और वो वहाँ पे क्या बताता है कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरीके से देखता है, अग्री करता है या फिर डिसअग्री करता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं, और इन क्वेश्चंस के बेसिस पे यहाँ पर जो आपका रेस्पोंडेंट है उसको रिस्पॉन्स देना है, रेटिंग फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। तो इसके अगर हम यहाँ पर
की पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आता है that it is used to measure the attitude of people towards different stimulus. ठीक है, डिफरेंट स्टिमुलस कह सकते हैं या फिर आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. ठीक, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपका ये निकल के आता है कि ये आपकी 5 रेस्पॉन्स कैटेगरी स्केल होती है. ठीक है, ठीक, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, स्ट्रांगली डिसअग्री, डिसअग्री, नीदर अग्री नॉट डिसअग्री, अग्री एंड स्ट्रांगली अग्री. तो ये हमारी हो गई 5 रेस्पॉन्स कैटेगरी स्केल. ठीक है, और थर्ड पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा कि जो आपका रेस्पोंडेंट है उसको दिए जाते हैं सेट ऑफ क्वेश्चनर्स. ठीक है, जिसको उसे रिस्पॉन्स देना होता है. जैसे ये आपके दिए हैं, यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन 5 क्वेश्चंस का रेस्पोंडेंट को आंसर करना है रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5. स्ट्रांगली डिसअग्री टू स्ट्रांगली अग्री के बीच में इनके जो भी अपने ओपिनियन है पर्टिकुलर चीज को लेके, पर्टिकुलर स्टिमुलस को लेके, यहाँ पर उन्हें उसे रेट करना है. ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है दैट द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिकर्ट स्केल आर टिपिकली ट्रीटेड एज इंटरवल. लिकर्ट स्केल से जो हमको डेटा मिलता है हम उसको इंटरवल डेटा या इंटरवल स्केल पर ट्रीट करते हैं. ठीक है, अब आई होप आपको इंटरवल स्केल याद होगी. ऑलरेडी हम इसके ऊपर काफी डिस्कशन कर चुके हैं और बीच बीच में मैं ऐसे ही डिस्कस भी करती रहती हूँ ताकि आपका रिविजन भी होता रहे. अब अगर यहाँ पे हम इंटरवल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये हो जाता है डिस्क्रिप्शन. दूसरा यहाँ पर हम बात करते हैं ऑर्डर और रैंक की, और तीसरा यहाँ पे हो जाता है आपका डिस्टेंस. राइट, तो ये आपकी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? नॉमिनल स्केल की. राइट, ये आपकी ऑर्डिनल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक है. और एक्स्ट्रा इसमें क्या आती है, जो इंटरवल स्केल की खुद की कैरेक्टरिस्टिक है वो है डिस्टेंस. तो आपकी जो लिकर्ट स्केल है वो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर लेती है. ठीक, कैसे? We can say that the Likert scale possesses description, order and distance characteristic. Description कैसे? Means the unique labels or tags designated to each value of the scale. जो आपकी स्केल है आप देखते हैं कि उसका एक डिस्क्रिप्शन होता है और हर डिस्क्रिप्शन के लिए एक अलग टैग्स या लेबल्स होते हैं. ठीक, ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा हाईली अग्री टू हाईली डिसअग्री, स्ट्रांगली अग्री टू स्ट्रांगली डिसअग्री. तो ये क्या है? आपकी एक ऑर्डर है, एक रैंक है. ठीक, और डिस्टेंस कैसे? जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है स्ट्रांगली डिसअग्री, फिर है डिसअग्री, फिर नीदर अग्री नॉट डिसअग्री, फिर अग्री, फिर स्ट्रांगली अग्री, है ना. तो इनके बीच में एक प्रॉपर हम देख सकते हैं कि डिफरेंस चल रहा है ना. कुछ भी अनईजी या फिर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्ट्रांगली डिसअग्री लिखा है फिर इसके बाद यहाँ पे नीदर अग्री नीदर डिसअग्री लिखा है फिर यहाँ पे स्ट्रांगली अग्री लिख दिया. ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहा है और जो भी आपके डिफरेंस है वो भी सही तरीके से चल रहे हैं एक एब्सोल्यूट फॉर्म में. ठीक, सो डिस्टेंस इंप्लाइज दैट द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रिप्टर्स इज नोन एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स. और हमने यहाँ पे क्या कर रखा है? यूनिट्स में एक्सप्रेस भी कर रखा है 1 2 3 4 5. ठीक, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सबसे पहले बात करें अगर हम इसके एडवांटेज की तो लिकर्ट स्केल इज इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड एडमिनिस्टर. बहुत ही इजी है लिकर्ट स्केल को बनाना. हमने अभी देखा कि नॉर्मल हमको यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए रहते हैं और हमको उस हिसाब से रेटिंग करनी होती है फ्रॉम 1 to 5 रेंजिंग फ्रॉम स्ट्रांगली अग्री टू स्ट्रांगली disagree. ठीक है, so for the purpose of analysis each statement is allotted a numerical score ranging from either 1 to 5 और -2 to +2. अब ये जो रेंज है आपकी ये 1 to 5 हो सकती है या फिर हम -2 to +2 भी कर सकते हैं. अब कैसे? -2 होगा यहाँ पे, -1 0 1 2. ठीक है, तो 1 2 3 4 5. ठीक, तो ये 1 to 5 की तरह भी किया जा सकता है और हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं? स्केलिंग कर सकते हैं, उनको न्यूमेरिकल स्कोर प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, the analysis could be done item wise or a total score can be computed by summing up all the items for each respondent. तो हम यहाँ पे आइटम वाइज भी देख सकते हैं या फिर जो भी रिस्पॉन्स आया उसको सम अप भी
कर सकते हैं, ठीक है। सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द लिकर्ट स्केल इज दैट इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड एडमिनिस्टर, तो बहुत ही इजी है फॉर्म करना। इसके अगर लिमिटेशन की बात करें, सो दिस स्केलिंग टेक्निक इज दैट it is time consuming and requires much more time as compared to other itemized scaling techniques. अब ये जो स्केलिंग टेक्निक है टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ईच रेस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड टू रीड एवरी स्टेटमेंट गिवन इन अ क्वेश्चनएयर बिफोर असाइनिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू इट, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रेस्पोंडेंट है उसको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो आगे स्केल प्रोवाइड करेगा, अपना जो ओपिनियन है वो देगा, ठीक है। Another limitation of the Likert scale is that it could be misunderstood at times, especially when the responses are unfavorable. देखिए इस स्केलिंग टेक्निक में हमने क्या बताया कि जो क्वेश्चन एयर है वो फॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई स्टेटमेंट है हमारे जो पॉजिटिव है, तो उसमें क्या होगा, आपका जो स्केलिंग है वो इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेस्पोंडेंट को समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक। लेकिन यही जो आपने क्वेश्चन एयर प्रोवाइड किया है वो नेगेटिव वर्ड्स यूज कर रहा है या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है जिसका मीनिंग रेस्पोंडेंट को नहीं पता। अगर रेस्पोंडेंट को क्वेश्चनएयर में यूज हुए वर्ड्स की मीनिंग ही प्रॉपर नहीं पता है तो वो स्केलिंग भी उसकी प्रॉपर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कई बार हो सकता है जो आपके रिजल्ट्स हैं वो अनफेवरेबल हो, आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो अनफेवरेबल आ जाए। किस वजह से? क्योंकि जो आपका रेस्पोंडेंट है या तो वो आपके स्टेटमेंट को नहीं समझ पाया है या फिर आपने कुछ नेगेटिव वर्ड्स ऐसे यूज किए हैं जिसकी वजह से उन्हें रेट नहीं कर पा रहा है, ठीक। इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल याद आया, हम लोग जब ट्रू फॉल्स करते थे, राइट, तो कोई भी हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट आता था तो हम वहां पे इजीली ट्रू या फॉल्स जो भी होता था वो मार्क कर देते थे। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा स्टेटमेंट आता था जहां पे नॉट लिखा है, नो लिखा है, तो वहां पे हम सोचने बैठ जाते थे कि यहाँ पे हमको ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है ना, क्योंकि आपको फिर जो स्टेटमेंट उसको इंटरप्रेट भी अलग तरीके से करना पड़ता था, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि लिकर्ट स्केल क्या होती है, इसकी रेंज कितनी होती है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब जो हमने की पॉइंट सीखे थे वहां पे हम एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट हमारा आ जाएगा कि जो हमने यहाँ रेस्पॉन्सेज को कैटेगराइज किया है वो 1 to 5 हो सकते हैं और -2 to +2 हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप खुद भी पॉइंट्स बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। देखिए कितना इजी है, आपको लिकर्ट स्केल का पूरा पैराग्राफ याद करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सिंपल सा आपने 4 पॉइंट 5 पॉइंट में इसको पूरा डिफाइन कर लिया। जब आप एग्जामिनेशन में लिखिए तो इसको पैराग्राफ में लिख दीजिए। अब आई होप आप लोग पीजी लेवल पे हैं तो आपको फ्रेमिंग में तो दिक्कत नहीं होती होगी, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स बनाइए, आपको बहुत ही आसानी से याद रहेगा, ठीक। यहाँ पे इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने लिकर्ट स्केल टेक्निक यूज की है। किस लिए? उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है अपना स्पोर्ट शूज का, ठीक है, जेड स्पोर्ट शूज, ठीक। तो उसको यहाँ पर जानना है अपने रिस्पोंडेंट का ओपिनियन कि वो कितना अग्री करते हैं और कितना डिसअग्री करते हैं, और ये है स्केल, ठीक है। अब देख लेते हैं स्टेटमेंट्स। सबसे पहला स्टेटमेंट है दैट जेड स्पोर्ट शूज आर वेरी लाइट वेट। अब अगर रेस्पोंडेंट को यहाँ पे लगेगा कि हाँ लाइट वेटेड है तो यहाँ पर वो स्ट्रांगली अग्री करेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं लाइट वेटेड नहीं है तो स्ट्रांगली डिसअग्री, जो भी उसका ओपिनियन होगा वो यहाँ पे देगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट जेड स्पोर्ट शूज आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, इसके अकॉर्डिंग रेटिंग देगा। जेड स्पोर्ट शूज लुक टू ट्रेंडी, ठीक है। और लास्ट है आई विल डेफिनेटली रिकमेंड जेड स्पोर्ट शूज टू फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स। तो ये स्टेटमेंट दिए हैं और इन स्टेटमेंट के बेसिस पे यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है वो अपना रिस्पॉन्स देगा। सबसे पहले स्ट्रांगली डिसअग्री आएगा, उसके बाद लास्ट में स्ट्रांगली अग्री, ठीक है। इसकी जो आपकी पैटर्न है इसको याद रखिएगा, स्ट्रांगली डिसअग्री टू स्ट्रांगली अग्री, ठीक। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। सो द सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल इज अ 7 पॉइंट रेटिंग स्केल। ये कैसी है हमारी 7 पॉइंट रेटिंग स्केल है। लिकर्ट स्केल कितनी थी हमारी 5 पॉइंट रेटिंग स्केल थी, ठीक है। यूज्ड टू डिराइव the respondent's attitude toward the given object or event by asking him to select an appropriate position on a scale between two bipolar adjective। यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू बाइपोलर एडजेक्टिव के बीच, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक तरीके से कह सकते हो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके ही बीच में डिसाइड करना है, ठीक। सच एज वार्म और कोल्ड,
पावरफुल और वीक। बीच में जो हमने कैटेगराइजेशन किया था वो यहाँ पर नहीं होता है, सिर्फ दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। बाइपोलर का मतलब क्या होता है, टू, ठीक। तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कह रहा है, दैट द रिस्पोंडेंट माइट बी आस्क्ड टू रेट द फॉलोइंग 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ शॉपर्स स्टॉप बाय choosing a position on a scale between the adjectives that best describe what really the shopper's stop means to him। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल 5 एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, 5 कैटेगरीज दी हुई हैं और यहाँ पे हमको रेट करना है, ठीक। अभी हमने ऊपर क्या डिस्कस किया कि 2 ही एडजेक्टिव्स होंगे, 2 एडजेक्टिव्स मतलब कि 2 ही आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, उन्हीं के बीच में आपको यहाँ पर रेटिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, तो रेटिंग यहाँ पे दी गई, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो रिस्पोंडेंट उसका कहना ये है कि अनऑर्गेनाइज्ड है ये, ठीक। कोल्ड और वार्म, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोल्ड की तरफ जा रहा है। मॉडर्न या ओल्ड फैशन्ड है, तो यहाँ पे रेटिंग बता रही कि मॉडर्न की तरफ बता रहा है। अनरिलायबल और रिलायबल, तो यहाँ पर ये रिलायबल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल, ये बता रहा है दैट इट इज सिंपल, ठीक है। ये सब एट्रीब्यूट्स किसके थे, यहाँ पर रिस्पोंडेंट से पूछा गया था जो शॉपर स्टॉप है वो उनके लिए क्या मायने रखता है। तो जो आपका रिस्पोंडेंट है उसने कहा कि हमको लगता है कि अनऑर्गेनाइज्ड है, मॉडर्न प्रोडक्ट्स रखते हैं, ठीक है, ओल्ड फैशन नहीं है, रिलायबल भी है और सिंपल भी है, ठीक। द रिस्पोंडेंट विल प्लेस अ मार्क एनीवेयर बिटवीन द टू एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स रिप्रेजेंटिंग हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, है ना। अभी हमने पीछे देखा कि 2 एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स है, उन्हीं के बीच में क्या करना है, उसको रेटिंग प्रोवाइड करनी है, उसको अपना रिस्पॉन्स देना है, ठीक। सच एज इन द अबव एग्जाम्पल, मतलब जो पीछे हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, द शॉपर स्टॉप इज इवेल्युएटेड एज अनऑर्गेनाइज्ड, कोल्ड, मॉडर्न, रिलायबल एंड सिंपल, ठीक है। इन पॉइंट से हमने भी यही चीज क्लियर करी कि यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग अनऑर्गेनाइज्ड, कोल्ड, मॉडर्न, रिलायबल और सिंपल की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। The negative adjectives are placed on the right and sometimes on the left side of a scale। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारी स्केल है एक्सट्रीम एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जो नेगेटिव एडजेक्टिव है वो राइट साइड भी यूज कर लिया जाता है और लेफ्ट साइड भी यूज कर लिया जाता है। अब इसकी स्विचिंग बार बार इसलिए की जाती है ताकि यहाँ पर हम जो अपने रेस्पोंडेंट की टेंडेंसी है उसको कंट्रोल कर सके। रेस्पोंडेंट ने अगर यहाँ पर एक मन बना लिया, जैसे कि अगर उसने देख लिया कि यहाँ पर हमने नेगेटिव वर्ड यूज किया है या नेगेटिव एडजेक्टिव यूज किया है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव यूज किया है, तो उसको लगेगा कि हर बार हम जो प्लेसिंग करेंगे वो इसी तरह करेंगे और वो क्या करेगा, उसी अकॉर्डिंग अपनी रेटिंग भी प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए इनकी प्लेसिंग को स्विच करा जाता है ताकि यहाँ पर हम रेस्पोंडेंट की जो टेंडेंसी है उसको कंट्रोल कर सकें, ठीक है। स्पेशली दोज विद ईदर वेरी पॉजिटिव और वेरी नेगेटिव एटीट्यूड, जिनका बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड आता है या तो फिर जिनका एकदम नेगेटिव एटीट्यूड होता है, उनकी टेंडेंसी को यहाँ पे बेसिकली कंट्रोल करना है, ठीक। टू मार्क द राइट और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ स्केल विदाउट रीडिंग द लेबल्स। मैंने आपको बताया ना, बहुत से लोग होते हैं इन्होंने परसेप्शन बना लिया कि यहाँ तो नेगेटिव वर्ड ही होगा, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड होगा, और वो क्या करते हैं, स्केलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने जो भी स्कोर्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, रेट कर देते हैं, ठीक। अब जब हमने बिना पढ़े ही यहाँ पे रेटिंग करी है तो ऑब्वियसली बात है जो आपने रिस्पॉन्स दिया है वो ऑथेंटिक नहीं होगा, तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। तो द आइटम्स ऑन अ सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल कैन बी स्कोर्ड ऑन ईदर अ न्यूमेरिकल रेंज ऑफ -3 to +3 और 1 to 7, ठीक। 1 to 7 आयु समझ में आ गया। -3 to +3 कैसे होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक। अब आपको अभी याद आ रहा होगा लिकर्ट स्केल भी, अभी हमने इसका इसी तरीके से डिस्कस किया है। लिकर्ट स्केल में क्या बोल रहा था, 1 to 5 और -2 to +2, यहाँ पे क्या है -3 to +3 और 1 to 7, ठीक है। ये सब चीजें याद रखिएगा, यही आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि लिकर्ट स्केल और डिफरेंशियल स्केल में क्या डिफरेंस है, और इन सब पॉइंट्स को आप एग्जाम में हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। हाईलाइट करना मतलब है कि आप उनको या तो इन्वर्टेड कॉमास में लिख दीजिए या फिर ब्लैक पेन से लिख दीजिए, जैसे भी आप इसको हाईलाइट करके दिखा सकें, ठीक।
So the versatility of semantic differential scale increases its application in the marketing research. It is widely used in comparing the brand, company image and the प्रोडक्ट. तो बेसिकली कहाँ सबसे ज्यादा यूज होता है, जहाँ पे हम कंपनी के इमेज को कंपेयर कर रहे हैं, कंपनी की डिफरेंट ब्रांड्स को कंपेयर कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का जहाँ पे कंपैरिजन होता है. ठीक है. It also helps in developing an advertising campaign and promotion strategies in new product development studies. So basically अगर बात करें तो जो आपके न्यू प्रोडक्ट डेवलप होते हैं, जो नए प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, उनमें प्रमोशन स्ट्रैटेजीज या एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में सबसे ज्यादा यूज होता है. अगर हमने कोई नया प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च किया है तो उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स बनाई जाती हैं, प्रमोशनल इवेंट्स, प्रमोशन स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं. तो उस टाइम पे आपकी जो ये पर्टिकुलर स्केलिंग टेक्निक है, दैट इज सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, इसको यूज किया जाता है. ठीक है. देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इन माय एक्सपीरियंस द यूज ऑफ बॉडी लोशन ऑफ ब्रांड एक्स. तो एक स्टेटमेंट है कि जो ब्रांड एक्स का बॉडी लोशन है वो एक पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट के ओपिनियन में कैसा है. ठीक. और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 रेटिंग स्केल यूज की गई है, -3 to +3 या +3 to -3, आप जो भी कह सकते हैं. ठीक. क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया, जो आपके नेगेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो राइट साइड भी हो सकते हैं, लेफ्ट साइड भी हो सकते हैं. तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा सिमेंटिक स्केल में. ठीक. यहाँ पे सबसे पहले दिया है यूजफुल, फिर यहाँ लिखा है यूजलेस. ठीक. अट्रैक्टिव है या अनअट्रैक्टिव है, पैसिव है या एक्टिव है, बेनिफिशियल है या हार्मफुल है, इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है, डल है या शार्प है, प्लीजेंट है अनप्लीजेंट, कोल्ड हॉट, गुड बैड एंड लाइकेबल अनलाइकेबल. तो ये डिफरेंट हमारे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं जिनके बेसिस हमें क्या करने हैं, यहाँ पे स्केलिंग करनी है फ्रॉम +3 to -3. ठीक है. इजी, आई होप समझ में आ गया होगा. देखिए जितने भी एग्जांपल्स मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है, चाहे वो आपका ऐसे लेआउट फॉर्म में हो, ठीक है, कोई इमेज यूज कर रही हूँ या फिर आपको प्रॉपर एग्जांपल दे रही हूँ, आप ये सब एग्जाम्पल अपने एग्जामिनेशन में जरूर यूज करिएगा अगर क्वेश्चंस यहाँ से बन के आते हैं. ठीक है. सिर्फ डेफिनेशन लिखना या उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब कर देना सफिशिएंट नहीं होता है. अगर आप खुद अपने लेवल पे सोच के देखिए, अगर आपको कोई चीज समझनी है तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आपको डेफिनेशन बता दूं और वहीं पे खत्म कर दूं तो आपको क्या उतना अच्छे समझ में आएगा? नहीं आएगा, है ना. इसीलिए मैं जब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, कुछ भी क्लियर करना होता है तो मैं आपको हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू ही वो क्लियर करती हूँ. तो जिस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आप जब अपने एग्जामिनेशन में आंसर्स लिखते हैं ना, तो उस टाइम पर ये सोचा करिए कि वो जो आपकी एग्जामिनेशन कॉपी है वो कोई ऐसा पर्सन पढ़ रहा है जिसको सब्जेक्ट के बारे में ABCD नहीं पता है. तो आपके आंसर्स इस तरीके के होने चाहिए, इतने प्रेजेंटेबल होने चाहिए कि अगर किसी को वो चीज नहीं भी पता है, आपके आंसर्स को पढ़ के उसको समझ में आ जाए. ठीक है. तो इतना प्रेजेंटेबल होना चाहिए. और एग्जाम्पल्स आर मैंडेटरी, एग्जाम्पल्स आपको लिखने ही लिखने हैं. ठीक है. नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम स्टेपल स्केल. सो स्टेपल स्केल इज अ यूनिपोलर. ठीक. देखिए जो भी वर्ड्स को मैं यहाँ पर हाईलाइट करती हूँ याद रखिएगा. अभी हमने सीमेंटिक डिफरेंशियल में पढ़ा था, इट वॉज बाइपोलर, राइट, 2 एडजेक्टिव्स. ठीक है. यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूनिपोलर 1 एडजेक्टिव रेटिंग स्केल डिजाइन्ड टू मेजर द रिस्पोंडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट और इवेंट. ठीक है. डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा. द स्केल इज कंप्राइज्ड ऑफ 10 कैटेगरीज रेंजिंग फ्रॉम -5 to +5 विदाउट एनी न्यूट्रल पॉइंट, दैट इज 0. देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जो इसकी रेंज होती है वो होती है -5 to +5 विदाउट न्यूट्रल पॉइंट. ठीक है. विदाउट एनी न्यूट्रल पॉइंट, दैट इज आपका 0. तो इसकी रेंज कैसे बनेगी, -5, -4, -3, -2, -1. अब यहाँ पर 0 नहीं आएगा. ठीक है. यहाँ लिख दे रही हूँ मैं +1, +2, +3, +4 एंड +5. तो ये हमारी हो गई टोटल 10 कैटेगरीज. ठीक है. अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, जैसे आपने अभी बात करी थी -2 to +2 हमने डिस्कस किया, -2 to +3 डिस्कस किया. यहाँ पर हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट था दैट इज 0 वो आ रहा था, लेकिन स्टेपल स्केल में नहीं आएगा. इस चीज को याद रखना. ठीक है. द स्टेपल स्केल गॉट इट्स नेम आफ्टर इट्स डेवलपर जैन स्टेपल. ठीक है.
तो इनके ही नाम पर ये आपकी जो स्केलिंग टेक्निक है इसका नाम पड़ा है, जैसे अभी हमने लिकर्ट स्केल में देखा था। ठीक, द स्केल इज यूजुअली कंस्ट्रक्टेड वर्टिकली, ये कैसी बनती है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली ही बनाई जाती है, विद अ सिंगल एडजेक्टिव in the middle of the range ranging from -5 to +5. So the respondent is asked to select the appropriate numerical response category that best describes the extent to which the adjective related to the object is accurate or inaccurate. The higher the positive score selected by the respondent, the more accurate the adjective describes the object and vice versa. ठीक है, यहाँ पर सिंपली क्या बोल रहा है कि स्टेपल स्केल में आपकी जो स्केल होती है वो वर्टिकल होती है, हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये आपकी यूनिपोलर होती है, दैट इज यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल एडजेक्टिव यूज करते हैं। इसकी रेंज कितनी होती है, -5 to +5, इग्नोरिंग द न्यूट्रल पॉइंट दैट इज 0। ठीक, हमारी स्केल में जितने ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स होंगे, पॉजिटिव स्कोर होगा, उससे हमें पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्यूरेट है, और जितने ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स होंगे उससे पता चलेगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इनएक्यूरेट है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट द रिस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू रैंक the quality of food and crew member service of airline on a scale ranging from -5 to +5। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दो एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, एक है हमारा फूड क्वालिटी और दूसरा है हमारा क्रू सर्विस। ठीक, अब जो हमारा रेस्पोंडेंट है इसको यहाँ पर रेटिंग प्रोवाइड करनी है। अब अगर हम रेटिंग देखें तो यहाँ पर रेस्पोंडेंट ने फूड क्वालिटी में 4 दिया है, +4, और जो क्रू सर्विस है उसमें +3 दिया हुआ है। ठीक है, सो द एयरलाइन इज इवेल्युएटेड एज हैविंग अ हाई फूड क्वालिटी बट समवॉट अ पुअर केबिन क्रू सर्विस। तो रेस्पोंडेंट के रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो फूड क्वालिटी थी एयरलाइंस की वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, बट जो क्रू सर्विस थी वो कुछ हद तक कह सकते हैं कि उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, The staple scale is like a semantic differential scale with little modifications. अब दोनों के बीच में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। क्या है, सबसे पहले है that it is often used in a situation when two bipolar adjectives are difficult to find out. So the data obtained are interval and are analyzed in the same manner as the semantic differential data. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो हमारी semantic differential scale है वो स्टेपल स्केल के समवॉट सिमिलर है, लेकिन थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हम सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल को यूज नहीं कर पाते हैं, बाइपोलर एडजेक्टिव्स नहीं यूज कर सकते। ठीक है, या फिर डिफिकल्ट हो रहा है वहां पे यूज करना, तो ऐसी सिचुएशन में हम स्टेपल स्केल टेक्निक यूज करते हैं, और ये भी हमारी इंटरवल स्केल को सिमिलर है, इंटरवल स्केल को रिजेंबल करती है, और जिस तरीके से हमारी सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होती है उसी तरीके से हम इसको भी एनालाइज करते हैं। सिंपल से कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हमने देखा था अभी सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में कि इंटरवल स्केल की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर थी, सेम ही आपके स्टेपल स्केल के अंदर भी होती है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर हम सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल को नहीं यूज कर पा रहे हैं, बाइपोलर एडजेक्टिव्स को नहीं यूज कर सकते हैं, वहां पर हम स्टेपल स्केलिंग टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक, इतना बोल रहा है यहाँ पे। ओके, अब एडवांटेज की बात करें तो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ स्टेपल स्केल इज दैट इट डज नॉट रिक्वायर प्री टेस्टिंग ऑफ एडजेक्टिव्स टू इंश्योर देयर ट्रू बाइपोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको प्री टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती अपने एडजेक्टिव्स की, सिंपल सी बात। Also, it can easily administered over the telephone. But however, some researchers find the staple scale to be quite complex and confusing. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारी स्टेपल स्केल है उसकी प्री टेस्टिंग जरूरत नहीं होती, जो भी हम एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं हम इजीली उसको यूज कर सकते हैं, इवन उसको हम ओवर टेलीफोन में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। बट कुछ रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि जो हमारी स्टेपल स्केलिंग टेक्निक है वो कंफ्यूजिंग है और कई बार कॉम्प्लेक्स भी हो जाती है। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें, सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट स्केलिंग टेक्निक। एक एप्रोप्रिएट स्केलिंग टेक्निक अगर हमको यूज करनी है तो किसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है दैट प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सबसे पहले हमें तो प्रॉब्लम पता होने चाहिए कि हम किस चीज के लिए यहाँ पे स्केलिंग टेक्निक यूज करें। जब तक हमें प्रॉब्लम का नहीं पता होगा तब तक हम उस पर एप्रोप्रिएट स्केलिंग टेक्निक नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, सो द चॉइस बिटवीन रैंकिंग, सॉर्टिंग और रेटिंग टेक्निक्स इज डिटरमाइंड बाय द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन
and the type of statistical analysis likely to be performed. For example, ranking provides only ordinal data that limits the use of statistical technique. तो जैसी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग हम स्केलिंग टेक्निक यहाँ पर यूज करेंगे. अगर जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पे रैंकिंग के लिए देखा तो सिर्फ ऑर्डिनल ही डेटा यहाँ पे यूज हो सकता है, और जो ऑर्डिनल डेटा होता है उसमें आपकी जो स्केलिंग टेक्निक्स हैं वो कैसी होती है, रैंक वाइज होती है. ठीक, अब फर्दर स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर या स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाना उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि लिमिट के अंदर ही हम स्टैटिस्टिकल टूल उसमें यूज कर सकते हैं. ठीक, तो जैसी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्केलिंग टेक्निक यूज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आगे जो हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो हम परफॉर्म कर पाएंगे. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है द चॉइस बिटवीन कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव स्केल. अब यहाँ पे देखना है कि हमें कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक यूज करनी है कि नॉन कंपैरेटिव. ठीक है, तो समटाइम्स इट इज बेटर टू यूज अ कंपैरेटिव स्केल रादर देन अ नॉन कंपैरेटिव स्केल. अब कई बार ऐसा हो सकता है कि कंपैरेटिव स्केल ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर उस सिचुएशन में कंपैरेटिव स्केल ज्यादा सही है, और वाइस वर्सा. ठीक, एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं. हाउ सैटिस्फाइड यू आर विद ब्रांड एक्स डिटर्जेंट दैट यू आर प्रेजेंटली यूजिंग. तो यहाँ पर दिया है कंप्लीटली सेटिस्फाइड, समवॉट सेटिस्फाइड, नीदर सेटिस्फाइड, नॉट डिससैटिस्फाइड, समवॉट डिससैटिस्फाइड एंड कंप्लीटली डिससैटिस्फाइड. ठीक है, तो ये हमारी कैसी है, नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक है. ठीक, सिंस इज डील्ड विद अ सिंगल कॉन्सेप्ट द ब्रांड ऑफ अ डिटर्जेंट. On the other hand, a comparative scale asks a respondent to rate a concept. For example, you may ask which one of the following brand of detergent you prefer, brand X और brand Y. अब आप लोग को याद होगा जब हमने comparative scale डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दो स्टिमुलस के बीच, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच. लेकिन जो आपकी नॉन कंपैरेटिव स्केल होती है वो इंडिपेंडेंट होती है. वहां पे हम क्या करते हैं, एक डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आगे स्केलिंग कर लेते हैं. ठीक है, अब जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी स्केलिंग टेक्निक सूटेबल है आपको ये देखना है. अगर आपको किसी चीज के बीच में कंपैरिजन करना है तो आपके लिए कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक बेटर है. अगर आपको यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को देख के ही आगे अपनी स्केलिंग करनी है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ कैटेगरी लेवल्स. तो देखिए कैटेगरी लेवल्स का मतलब ये हुआ कि जो भी हमने यहाँ पे स्केलिंग करी है, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, हम क्या करते हैं उनको यहाँ पे नंबर्स के थ्रू या फिर वर्बल कैटेगरी के थ्रू डिवाइड करते हैं. ठीक, अब जो आपका रेस्पोंडेंट है वो कितना ज्यादा एजुकेटेड है, वो कितना ज्यादा फेमिलियर है आपके वर्बल कैटेगरी से, न्यूमेरिक कैटेगरी से, ये डिपेंड करता है. ठीक है, so many researchers use verbal categories since they believe that these categories are understood well by the respondent. तो maximum researchers यहाँ पे यही सोचते हैं कि जो verbal category है इसमें respondent easily response कर पाता है in comparison to numeric categories. ठीक है, so it solely depends on the maturity and the education level of the respondent. ठीक, जितना educated आपका respondent होगा, जितना ज़्यादा familiar होगा, वो और अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना response दे पाएगा. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ कैटेगरीज. अब देखिए जहां पे बात आती है कैटेगरीज की तो कोई भी ऑप्टिमम नंबर नहीं होता है यहाँ पे कैटेगरीज का, लेकिन ट्रेडिशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये 5 to 9 कैटेगरीज में डिवाइड होना चाहिए. ठीक है, ऑल्सो इफ अ न्यूट्रल और इनडिफरेंट स्केल रिस्पॉन्स इज पॉसिबल फॉर एटलीस्ट सम ऑफ द रेस्पॉन्डेंट्स एन ऑड नंबर ऑफ कैटेगरीज शुड बी यूज. तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ कैटेगरीज को भी यूज करना चाहिए, सिंपली ये बोल रहा है. ठीक, however the researcher must determine the number of meaningful position that are best suited for a specific problem. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये. नेक्स्ट है हमारा बैलेंस्ड वर्सेस अनबैलेंस्ड स्केल. अब देखिए अगर हमको यहाँ पे डेटा प्रॉपर चाहिए, ऑथेंटिक डेटा चाहिए, तो जो हमारी स्केलिंग है वो भी बैलेंस्ड होनी चाहिए. ठीक है, और लास्ट है हमारा फोर्स वर्सेस नॉन फोर्स कैटेगरी. देखिए कई बार कैटेगराइजेशन जो है वो ऐसा होता है कि जहां पर रिस्पोंडेंट को फोर्स किया जाता है कि वो इन 4 ऑप्शंस में से आंसर दे ही दे. ठीक, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि नॉन फोर्स कैटेगरीज को भी यूज करना चाहिए जहां पर एक ऑप्शन होना चाहिए नो ओपिनियन का. ठीक है, देखिए इसको इस तरीके से समझिए कि आप कोई वनडे एग्जाम देते हैं तो वहां पर एमसीक्यूज आते हैं. ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जनरली यही आता है. ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 ऑप्शन दिए. एक ऑप्शन आपका रहता है नोटा. नोटा स्टैंड्स फॉर नन ऑफ द अबव, है ना.
तो अगर आपका मन है आप 3 में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपका ओपिनियन सही नहीं बैठ रहा है तो आप किसी तरफ चले जाते हैं, नोटा की तरफ, राइट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दैट इन सिचुएशन वेयर द रेस्पोंडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव नो ओपिनियन, द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा मे बी इम्प्रूव्ड बाय अ नॉन फोर्स स्केल दैट प्रोवाइड्स अ नो ओपिनियन कैटेगरी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर हमने रेस्पोंडेंट से बोला कि जो एक ब्रांड एक्स का सोप है उसकी फ्रेग्रेंस को यहाँ पर उनको रेट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया एक्सेलेंट, ओके, यहाँ लिख दिया वेरी गुड, यहाँ लिख दिया गुड और यहाँ लिख दिया हमने पुअर। ठीक, अब जो रेस्पोंडेंट है, अगर हम यहाँ पे फोर्थ कैटेगरी की बात करें तो रेस्पोंडेंट को इन चारों ऑप्शन में से कुछ ना कुछ तो चूज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमको जो अपना डेटा है उसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा लानी है तो हमको यहाँ पर एक ऑप्शन और देना चाहिए, एक कैटेगरी और रखनी चाहिए नो ओपिनियन की, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारा रिस्पोंडेंट है उसको इतना ज्यादा फर्क ना पड़ता हो उस पर्टिकुलर ब्रांड से, हो सकता है उस ब्रांड के प्रोडक्ट ही ना यूज करता, या फिर हो सकता है यूज करता हो तो लेकिन उसको इन कैटेगरीज में वो बता ना पा रहा, हो सकता है उसके लिए उसकी फ्रेग्रेंस वर्स्ट हो, लेकिन हमने यहाँ ऑप्शन नहीं दिया तो उसको पुअर ही चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि नॉन फोर्स कैटेगरीज को हमें इंक्लूड करना चाहिए ताकि हमारे डेटा की जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो पाए। ठीक, तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था और हमारी ये यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाए और जितना भी आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में रिटेन हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को जरूर शेयर करिएगा और अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।